नमस्कार दोस्तों, अपने इस लेक्चर में हम जानेंगे गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में जो हिंदू टेम्पल्स पर इम्पोज किए गए हैं। जानेंगे इस रिलेटेड इशू के बारे में फुल डिटेल में। लेक्चर थोड़ा बड़ा हो सकता है बट आई गारंटी इस लेक्चर के बाद आपको इस इशू पर कोई और लेक्चर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस लेक्चर से आपको मिलेगी कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग इस टॉपिक पर। लेक्चर को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हमने अपने इस डिस्कशन को 4 भागों में बांट लिया है। पहले हम जानेंगे हिस्ट्री, फिर ये मुद्दा आखिर बना कैसे यानी स्टेट वर्सेस हिंदूज, और फिर इस इशू पर सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन क्या है, साथ ही साथ इस मामले में क्या किया जाए, टेम्पल्स को फ्री छोड़ना चाहिए या नहीं, और अगर गवर्नमेंट इसको फ्री करना चाहती है तो ये किसके ज्यूरिसडिक्शन में आता है, पार्लियामेंट के या स्टेट लेजिस्लेचर के, इसको कैसे किया जा सकता है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू या ऑर्डिनरी लॉ के थ्रू, सब कुछ सीखेंगे आप इस लेक्चर में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सबसे हमारा हम्बल रिक्वेस्ट है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक कर दें। साथ ही हमें फाइनेंशियली सपोर्ट करने के लिए हमारा यूपीआई आईडी है kanpaeducation@ybl, इस पर जाकर पेमेंट भी जरूर करें। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं हिस्ट्री से। आखिर मंदिरों पर गवर्नमेंट कंट्रोल शुरू कहां से हुआ? तो दोस्तों ये सब कुछ शुरू हुआ ब्रिटिश रूल के दौरान। ब्रिटिशर्स जो हैं वो रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस को कंट्रोल करना चाहते थे, और यहाँ पर रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस में चर्च, मॉस्क, टेम्पल सब कुछ आ गया। और यहाँ पर ये आखिर करना क्यों चाहते थे? तो रेवेन्यू कलेक्ट करना इनका प्राइम ऑब्जेक्टिव था, और इसके लिए उन्होंने कानून बनाया, मद्रास रिलीजियस एंड चैरिटेबल एंडोमेंट एक्ट 1925। बट इस कानून का पुरजोर विरोध हुआ मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस द्वारा। इससे ब्रिटिश गवर्नमेंट काफी डर गई, और इसी डर से उन्होंने इसी कानून को फिर से ड्राफ्ट कर दिया। और अब जब नया कानून 1927 में आया, उसमें मस्जिद और चर्च को तो बाहर रखा गया बट हिंदूज टेम्पल्स को टारगेट किया गया। एक हिंदू रिलीजियस एंडोमेंट बोर्ड बना दिया गया और टेम्पल्स का मैनेजमेंट इसी बोर्ड को दे दिया गया। इस बोर्ड में 3 से 5 मेंबर रखे गए, और यहां पर यही बोर्ड जो था एक्चुअली में रेवेन्यू कलेक्ट करने का काम करता था। अब दोस्तों ये सिस्टम जो था देश के आजादी तक चलता रहा, और फिर पोस्ट इंडिपेंडेंस यानी देश के आजाद होने के बाद ऐसी उम्मीद थी कि अब मंदिरों को आजाद कर दिया जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तमिलनाडु गवर्नमेंट भी अंग्रेजों वाला ही कानून दोबारा से पास कर देती है 1951 में, और यहां पर हिंदू रिलीजियस एंड चैरिटेबल एंडोमेंट एक्ट 1951 आ जाता है। और इसको किया जाता है दोस्तों आर्टिकल 13 के लूपहोल्स को यूज करके। दोस्तों आर्टिकल 13 जो है वो डिक्लेयर करता है कि कोई भी कानून, वो चाहे इंडिपेंडेंस से पहले का हो या इंडिपेंडेंस के बाद का, अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करेगा तो उस कानून को रद्द कर दिया जाएगा। बट यहां पर लॉ के डेफिनेशन में कस्टम्स को इंक्लूड नहीं किया गया था, और इसी बात का फायदा उठाकर कस्टम के नाम पर इस कानून को बचाया गया, और एक सेक्युलर कॉन्स्टिट्यूशन होने के बावजूद भी हमारे देश में आज तक ये कानून बना हुआ है। बाद में इस एक्ट को मद्रास हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में शिरूर मैथ केस में चैलेंज किया गया था, और इस कानून के कई प्रावधानों को कोर्ट ने रद्द भी कर दिया। बट सरकार की यहां पर दादागिरी देखिए। थोड़े बहुत बदलाव के साथ इस कानून को फिर से 1959 में ला दिया गया, और चेंजेस भी क्या किए गए तो देखिए दोस्तों, पहले हिंदू रिलीजियस एंडोमेंट बोर्ड था जिसमें 3 से 5 मेंबर थे, वो अंग्रेजों वाला सिस्टम, उसको अबॉलिश कर दिया गया और हिंदू रिलीजियस एंडोमेंट डिपार्टमेंट बना दिया गया, और इस डिपार्टमेंट में एक कमिश्नर को अपॉइंट कर दिया गया, या यूं कहिए कि हिंदू रिलीजियस एंडोमेंट डिपार्टमेंट एक कमिश्नर के अंडर में रख दिया गया। मतलब कुछ ऐसा बदलाव नहीं हुआ जिससे हिंदू समाज के जो जेन्युइन कंसर्न्स है उनको रिजॉल्व किया जाए। ऊपर से यह भी अनिवार्य कर दिया गया कि सरकार के पास अधिकार होगा कि अगर किसी टेम्पल में मिसमैनेजमेंट हो रहा है तो वो कमिश्नर को ऑर्डर देकर इंक्वायरी करा सकती है, और साथ ही उस टेम्पल पर गवर्नमेंट कंट्रोल किया जा सकता है, लागू किया जा सकता है। यानी आर्टिकल 13 और सुप्रीम कोर्ट का पॉजिटिव इंटरवेंशन हिंदूज के फेवर में होने के बावजूद भी ये कानून जैसे का तैसा बना रहा, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट्स ने इसको हटने नहीं दिया।
अब दोस्तों बात करते हैं दूसरे पार्ट की, स्टेट वर्सेस हिंदूज की। आखिर ये इशू है क्या और ये बना कैसे इशू? तो देखिए दोस्तों, यहां पर गवर्नमेंट आखिर टेंपल्स को कंट्रोल क्यों करना चाहती है? तो आप यहां पर देख सकते हैं हमारे देश में टोटल 9 लाख टेंपल्स हैं। उसमें से इस समय गवर्नमेंट जो है तकरीबन 4 लाख टेंपल्स को कंट्रोल कर रही है। जो मंदिरों में डोनेशन आता है उसका 13 से 18% सर्विस चार्ज लगा करके स्टेट गवर्नमेंट करोड़ों रुपए का रेवेन्यू इकट्ठा करती है इन मंदिरों से। इसके अलावा जो डोनेशन होता है उसको भी जो मंदिर के पुजारी या एक तरीके से मंदिर का ट्रस्ट होना चाहिए उसके हिसाब से यूज होना चाहिए, वो भी उनको यूज नहीं करने दिया जाता उनकी इच्छा से। यहां पर एक तरीके से गवर्नमेंट की दखल अंदाजी इतने हद तक है कि कोई भी यहां पर ट्रस्ट का आदमी जो होगा टेंपल का, वो अपने हिसाब से मंदिर के लिए कुछ भी नहीं कर सकता। इसके अलावा कई गवर्नमेंट्स की नजर मंदिरों के गोल्ड पर भी रही है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि हिंदू टेंपल्स के पास $1 ट्रिलियन का गोल्ड है, यानी अगर $1 70 रुपए माने तो तकरीबन 70 लाख करोड़ का सोना, जो कि एक बहुत बड़ी रकम है। और इस गोल्ड के अलावा मंदिरों के पास कई हजारों हेक्टेयर जमीन है, आर्टिफैक्ट्स है, स्ट्रक्चर्स हैं, पेंटिंग्स हैं, और इन सारी चीजों की कीमत जो है इंटरनेशनल मार्केट में काफी ज्यादा है, करोड़ों रुपए तक की कीमत है, आप ये समझिए। यानी एक तरीके से आप खुद सोचिए, कोई इतनी बड़ी प्रॉपर्टी पर से अपना अधिकार छोड़ना क्यों चाहेगा? भले ही सरकार चाहे किसी की भी हो, कांग्रेस, बीजेपी या एनी अदर पार्टी की, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब दोस्तों इस पर हिंदू सोसाइटी क्यों परेशान है? तो देखिए दोस्तों, हिंदू सोसाइटी के कुछ जेन्युइन कंसर्न्स है जिस पर गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए। यहां पर गवर्नमेंट इतना टैक्स लेने के बावजूद यहां पर इन हिंदू सोसाइटी के लिए कुछ भी काम नहीं कर रही। यहां पर मंदिरों को कोई बेनिफिट नहीं हो रहा, गवर्नमेंट को इतना ज्यादा टैक्स देने के बावजूद भी हिंदू टेंपल्स को अटैक किया जा रहा है। और आप यहां पर कहेंगे कि आप सर व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की कहानी सुना रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं, यहां पर आंध्र प्रदेश के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस का स्टेटमेंट आप देख सकते हैं। 28 टेंपल अटैक्स केसेस इन आंध्र प्रदेश, केस सॉल्व्ड। अब आप इस रिपोर्ट को खुद जाकर गूगल पर पढ़ लीजिए, उसमें आपको इस रिपोर्ट में ही मिल जाएगा कि कितने आंध्र प्रदेश के टेंपल्स पर अटैक हुआ है। यानी दोस्तों मैं यहां पर यह कहना चाहता हूं कि कई बार मेनस्ट्रीम मीडिया जो होती है वो इशू को कवर नहीं करती। इसका मतलब ये नहीं कि वैसा कुछ हो नहीं रहा होता है अगर इस पर कोई और कुछ बोले तो। अब दोस्तों यहां पर देखिए, जो ये टेंपल का इनकम है उसे कहीं और किसी और काम के लिए डाइवर्ट कर दिया जाता है, और यहां पर टेंपल के काम में ये पैसा नहीं आता। मैं आपको यहां पर एग्जांपल दे रहा हूं, तिरुपति बालाजी को 3500 करोड़ का डोनेशन मिला, जिसमें से 7% ही मैनेजमेंट पर खर्चा हुआ, बाकी 93% कहां गया, क्या हुआ, किस काम के लिए खर्चा हुआ, गवर्नमेंट ने ले लिया, लेकिन इस पर कोई जवाब जो है टेंपल को नहीं दिया। इसके अलावा जो टेंपल की कीमती चीजें हैं उनकी सुरक्षा का आज तक गवर्नमेंट ने प्रॉपर सिक्योरिटी का इंतजाम नहीं किया है। कई सारे आर्टिफैक्ट्स जो हैं वो चोरी हो चुके हैं, उनको यूके, इटली, चाइना, रसिया जैसी कंट्रीज में बेच दिया जाता है। यहां पर ऐसा भी हो सकता है, मैं यहां पर एक्चुअली में एक तरीके से शक की बात कर रहा हूं, संदेह की बात कर रहा हूं कि कई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के लोग जो हैं वो कमीशन के चक्कर में इन सारी कीमती चीजों को चोरी कराते होंगे और खुद यहां पर उससे कमीशन लेकर के अपनी जेब भरते होंगे। गवर्नमेंट ऑफिशियल्स में जो करप्शन है वो आम बात है, ये किसी से छुपी हुई बात है नहीं। और मैं यहां पर ये बात दावे के साथ नहीं कह रहा, एक्चुअली में मेरा ये ऐसा शक है। अब दोस्तों यहां पर देखिए, इसके अलावा जो कन्वर्जन का इश्यूज है उस पर भी हिंदू सोसाइटी जो है काफी परेशान है, और ये पैसा अगर हिंदुओं के वेलफेयर पर खर्च हो तो यहां पर ये कन्वर्जन को रोका जा सकता है, जो कि हिंदू सोसाइटी के लिए काफी एक तरीके से बेनिफिशियल होगा। इसके अलावा इस पैसे का इस्तेमाल वैदिक कल्चर को प्रमोट करने, टूरिज्म, योगा, आयुर्वेदा, इन जैसी कई चीजों पर फोकस करने में लगाया जा सकता है, लेकिन कोई भी स्टेट गवर्नमेंट ने इस पर कभी भी ध्यान नहीं दिया है। टेंपल्स के मेंटेनेंस का क्या कहना, ये तो बिल्कुल खराब बात है। यहां पर मंदिरों का बिल्कुल बुरा हाल होता जा रहा है, कई मंदिर जो हैं एक तरीके से खराब होते जा रहे हैं, टूटते फूटते जा रहे हैं, लेकिन उस पर कोई भी मेंटेनेंस का, रिपेयरिंग का काम गवर्नमेंट ने शुरू नहीं कराया है।
अब दोस्तों बात की जाए सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशन की, तो कई बार सुप्रीम कोर्ट अपना डिस्प्लीजर शो कर चुका है। कोर्ट ने क्लियरली कह दिया है कि गवर्नमेंट ऑफिशियल्स का टेंपल में इंटरवेंशन करना ये सेक्युलर प्रिंसिपल का वायलेशन है देश के कॉन्स्टिट्यूशन का। और इस पर 3 केसेस हैं, सिरूर मैथ केस, मोसेब कावा चौधरी वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल और गोपाल कृष्णन नैयर वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। इन केसेस पर आप खुद गूगल करके पढ़ सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन देख सकते हैं। यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली कहा है कि मंदिरों को आजाद कराया जाना चाहिए, लेकिन कई बार जो सुप्रीम कोर्ट है वो ऑर्डर इशू कर देता है, लेकिन जो स्टेट गवर्नमेंट्स होती हैं उस ऑर्डर को रिवर्स करने के लिए लेजिस्लेचर में अपना कानून लेकर आ जाती हैं। अब दोस्तों टेंपल्स को गवर्नमेंट कंट्रोल के अंडर रहने दिया जाए या उनको फ्री कराया जाए, इस पर आपका क्या ओपिनियन है ये आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। इस पर मैं कुछ कमेंट करूंगा नहीं, लेकिन ये मैं आपको बता देता हूं कि आखिर गवर्नमेंट अगर टेंपल को फ्री करना चाहती है तो उसके लिए प्रोसीजर क्या हो। ये दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है फ्रॉम यूपीएससी व्यू पॉइंट और लास्ट पार्ट है हमारे इस लेक्चर का। देखिए दोस्तों 5 इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हैं टेंपल को फ्री कराने के लिए। सबसे पहले स्टेट पर यह प्रोहिबिशन होना चाहिए कि स्टेट शैल नॉट कंट्रोल, एडमिनिस्टर और मैनेज एनी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन। यहाँ पर रिलीजियस इंस्टीट्यूशन में मॉस्क, टेंपल या फिर चर्च सारी चीजें आ गई। इसके अलावा स्टेट शैल नॉट फ्रेम एनी लॉ दैट अलाउज इट टू कंट्रोल अ रिलीजियस इंस्टीट्यूशन। यह भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट होना चाहिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। इसके अलावा ऑल कम्युनिटीज शुड बी अलाउड टू मेंटेन देयर रिलीजियस इंस्टीट्यूशन। यह भी दोस्तों होना चाहिए, अभी ये सिर्फ माइनॉरिटी के लिए है। इसके बाद दोस्तों 4th प्रोविजन है मेरा ये कि प्रोहिबिशन ऑन मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ टेंपल इनकम इन नेम ऑफ सेक्युलर पर्पजेस। यानी दोस्तों जो टेंपल इनकम हो रही है वो सिर्फ टेंपल के पास रहे, उसका मिसयूज ना हो किसी तरीके से, और इस मिसयूज को रोकने के लिए भी इस पर प्रोहिबिशन होना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों ये जो 4 मैंने आपको प्रोविजन बताए, इन चारों प्रोविजन को अगर कोई भी कानून फ्यूचर में हिट करे किसी तरीके से या इन चारों प्रोविजन के इनकंसिस्टेंट हो, यानी इनको ना मानने वाला हो या इनका विरोध करने वाला हो, तो उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर किया जाए। यह है 5th प्रोविजन, यानी ऐसा 5th प्रोविजन दिया जाना चाहिए जो इन चारों लॉ को हिट करने पर उस कानून को एक तरीके से नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दे। तो ये 5 प्रोविजन अगर हमने बना दिए या कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड कर दिए तो यहां पर जो टेंपल है वो फ्री हो जाएगा। अब दोस्तों मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि देखिए यहां पर अगर हम सिर्फ ऑर्डिनरी लॉ लाए तो यहां पर बाद में इसको आसानी से चेंज किया जा सकता है, तोड़ा मरोड़ा जा सकता है, और स्टेट लेजिस्लेचर पर अगर हम कार्रवाई करते हैं कोर्ट के थ्रू तो यहां पर आप देख ही चुके हैं कि उसके खिलाफ वो दूसरा लॉ ला लेते हैं। तो इस तरीके से सब कुछ नल एंड वॉइड हो जाता है, सारी एफर्ट बर्बाद हो जाती है। तो यहां पर मेरा सजेशन ये है कि यहां पर हमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करने की जरूरत है। अब दोस्तों ये जो 5 प्रोविजन मैंने आपको बताए ये किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किए जा सकते हैं, आइए इसको समझ लेते हैं। दोस्तों कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट सिर्फ पार्लियामेंट ही कर सकती है, स्टेट लेजिस्लेचर के अंडर होता ही नहीं है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करने की पावर। तो यहां पर ज्यूरिसडिक्शन जो है वो क्लियर कट पार्लियामेंट का है, ना कि यहां पर स्टेट लेजिस्लेचर का। और एक बार कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो गया जिस तरीके से मैं आपको अभी बताऊंगा तो यहां पर टेंपल फ्री हो जाएगा और फिर किसी भी तरीके से स्टेट लेजिस्लेचर्स जो हैं वो इस पर कानून नहीं बना पाएंगे टेंपल को अपने कंट्रोल में लाने के लिए। तो देखिए दोस्तों इसके लिए हमें अमेंडमेंट चाहिए आर्टिकल 26, 28, 29 और आर्टिकल 30 में। सबसे पहले देखते हैं आर्टिकल 26 में क्या चाहिए। तो देखिए दोस्तों यहां पर क्लियर कट जो ये 3 प्रोविजन है, 4 प्रोविजन, यहां पर उनको क्लियरली लिख देना चाहिए आर्टिकल 26 में। नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन आर्टिकल 25 द स्टेट शैल नॉट कंट्रोल, एडमिनिस्टर और मैनेज व्हाटसोएवर एनी इंस्टीट्यूशन इंक्लूडिंग इट्स प्रॉपर्टीज एस्टेब्लिश्ड और मेंटेन्ड फॉर रिलीजियस और चैरिटेबल पर्पज बाय अ रिलीजियस डेनोमिनेशन और एनी सेक्शन देयर ऑफ। यानी जो मैंने 5वें में से पहला प्रोविजन बताया था वो आर्टिकल 26 के इसमें आकर पूरी तरीके से 26 में अगर हम ऐड कर देते हैं तो हमारा जो पहला प्रोविजन है वो यहां पर इंप्लीमेंट हो जाएगा। ऑल लॉज इन फोर्स इन टेरिटरी ऑफ इंडिया इन सो फार दे आर
inconsistent with the provision of this article shall to the extent of such inconsistency be void। यानी जो मैंने पांचवा प्रोविजन बताया था आपको पहले का, उसका यहां पर ये दूसरा जो प्रोविजन है वो उसको सेटिस्फाई कर देगा। उसके बाद से यहां पर दोस्तों स्टेट शैल नॉट मेक एनी लॉ डेट इनेबल्स इट टू कंट्रोल, एडमिनिस्टर और मैनेज व्हाटसोएवर एनी इंस्टीट्यूशन इंक्लूडिंग इट्स प्रॉपर्टीज एस्टैब्लिश्ड और मेंटेन्ड फॉर रिलीजियस और चैरिटेबल पर्पस बाय अ रिलीजियस डेनोमिनेशन और एनी सेक्शन देयर ऑफ। तो यहां पर भी आप दोस्तों देख सकते हैं कि ये जो आर्टिकल 26 है कितना इंपॉर्टेंट है टेंपल को फ्री कराने में। इसके अलावा दोस्तों मैंने आपको पहले ही लेक्चर में बताया था कि आर्टिकल 13 का जो लॉ की डेफिनेशन है उसका मिसयूज करके इन लॉ को सस्टेन किया गया है। अगर यहां पर क्लियरली हम आर्टिकल 26 में ये लिख देते हैं कि जो यहां पर लॉ और लॉ इन फोर्स यूज हुआ है उसका सेम मीनिंग है जो आर्टिकल 13 के क्लोज 3 में है, तो हम उस लूपहोल को भी कवर कर लेंगे। यानी आर्टिकल 26 जो है सबसे इंपॉर्टेंट है उन 5 प्रोविजन में से 3 प्रोविजन को अच्छे से इंप्लीमेंट करने के लिए। इसके बाद से दोस्तों आर्टिकल 28 में क्या करना है हमें, तो यहां पर क्लियरली ये लिखना है कि कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसी कोई भी चीज नहीं होगी जो ट्रेडिशनल इंडियन नॉलेज या एंशिएंट टेक्स्ट को पढ़ाए जाने पर रोक लगाएगी अगर उसको एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में पढ़ाया जा रहा है, भले एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का खर्चा जो है स्टेट फंड के द्वारा ही क्यों ना आ रहा हो। इस इशू पर मुझे पता है कि काफी एक तरीके से कंट्रोवर्सी खड़ी हो सकती है और यहां पर एंशिएंट टेक्स्ट को डिफाइन करने में, इंडियन नॉलेज को डिफाइन करने में काफी बवाल होगा, लेकिन यहां पर ये 28 अगर लागू कर दिया जाए तो काफी हेल्प मिलेगी। और अगर 28 में ये अमेंडमेंट नहीं भी हो पा रहा तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन यहां पर जो आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 के ये इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स हैं ये हो जाना चाहिए। अगर आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 में ये 2 इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट हो जा रहे हैं तो जो हमारा 5 प्रोविजन में से जो थर्ड प्रोविजन था ऑल कम्युनिटीज वाला वो भी यहां पर सेटिस्फाई हो जाएगा। यहां पर देखिए दोस्तों आर्टिकल 29 में एक वर्ड है इस इंपॉर्टेंट आर्टिकल में, इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज, इसको हमें सब्स्टिट्यूट करना होगा कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट से। जब ये कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट हो जाएगा तो ये सिर्फ माइनॉरिटीज के लिए ना रह करके जो किसी भी कम्युनिटी का व्यक्ति हो उसके लिए ये राइट मिल जाएगा, यानी एक तरीके से उसके भी जो कल्चर राइट्स हैं या एजुकेशनल राइट है उसको यहां पर सेफगार्ड किया जा सकेगा। साथ ही साथ आर्टिकल 30 में माइनॉरिटी को अगर हम ऑल सेक्शन ऑफ सोसाइटी से रिप्लेस कर दे तो हमारा फिफ्थ जो 5 प्रोविजन बताए थे उसमें से जो थर्ड वाला है वो फिर से सेटिस्फाई हो जाएगा। तो आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 और उसके बाद से आर्टिकल 26, इन 3 में अमेंडमेंट होना काफी जरूरी है। आर्टिकल 28 का जो ये इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है ये हो या ना हो इस पे भले हम मतलब चर्चा बाद में कर सकते हैं कि ऐसा होना चाहिए नहीं होना चाहिए, लेकिन आर्टिकल 26, आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 ये तीनों काफी मैंडेटरी हैं। अब दोस्तों क्या ये पॉसिबल है, तो बिल्कुल ये पॉसिबल है, ये तो रातों रात हो सकता है। जैसे EWS रिजर्वेशन आ गया 10%, वो भी रातों रात हो गया एकदम से, और आर्टिकल 370 को भी हटा दिया गया। मैं यहां पर यह कहना चाहता हूं आर्टिकल 370 को हटाना जितना मुश्किल था उतना मुश्किल ये काम नहीं है करना। यानी आर्टिकल 370 के कंपैरिजन में टेंपल्स को फ्री कराना काफी आसान है अगर यहां पर मैं प्रोसीजर वाइज बोलूं तो, लेकिन यहां पर डिफिकल्टी ये है कि इतना बड़ा रिसोर्स जो है कोई भी गवर्नमेंट गंवाना नहीं चाहती। सबको इस रिसोर्सेज पर कब्जा चाहिए और उसके हिसाब से वो हर गवर्नमेंट हो चाहे वो किसी भी पार्टी की हो वो उस रिसोर्सेज को यूज करेगी अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट के लिए। यानी पॉलिटिकल विल नहीं है, प्रोसीजर जो है क्वाइट इजी है। और यहां पर एक बात और कहना चाहता हूं कि अभी तमिलनाडु में इलेक्शन है तो इस मुद्दे को एक तरीके से बढ़ाया चढ़ाया जा रहा है, इस पर पॉलिटिक्स हो रही है, लेकिन यहां पर स्टेट लेजिस्लेचर का ये काम ही नहीं है। एक्चुअली में इसको सिर्फ कर सकती है अच्छे तरीके से तो वो पार्लियामेंट ही कर सकती है, और यहां पर लोगों को पार्लियामेंट को प्रेशराइज करने की जरूरत है ना कि स्टेट लेजिस्लेचर को, क्योंकि एक स्टेट लेजिस्लेचर अगर मान लीजिए कर भी देती है तो बाकी स्टेट में तो हाल वही रहने वाला है।